पे देखो हम लोग ने ये वाला चीज़ हम लोग ने तो कर लिया, यहाँ पे बंगाल पार्टीशन वाला चीज़ हम लोग का हो गया, बंगाल पार्टीशन वाला चीज़ हो गया। तो यहाँ पे देखो बंगाल पार्टीशन होने के बाद फिर हमने देखा कि जो तिलक को भी मंडलाय भेज दिया गया बर्मा सेडिशन चार्जेस के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हम लोग अभी देखते दैट इज अभी क्या हुआ ना, अभी देयर विल बी राइज ऑफ, यहाँ पे देखोगे अभी क्या होगा, दैट इज राइज ऑफ, यहाँ पे जो होगा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। यहाँ पे और एक जो स्टार्ट होगा इसको बोलते हैं रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म। रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, ये जो रिवोल्यूशनरी है ना, ये लोग देखोगे जो रिवोल्यूशनरी हीरोइज्म नेशनलिज्म जो बोल सकते हो, ये लोग किसके ऊपर बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल हीरोइज्म। मैं अकेला जाके मार के आऊंगा, कोई मेरे साथ अगर कोई बुरा कर रहा है, कुछ कर रहा है हम लोग के साथ, तो क्या करूंगा, मैं जाके अकेला मार के आऊंगा। इंडिविजुअल हीरोइज्म करेंगे, डेकोइटी करेंगे, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लोग वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल हीरोइज्म पे ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल हीरोइज्म। फिर देखो जैसे फोकस करते हैं डेकोइटी के ऊपर, फिर दैट इज यहाँ पे एसासिनेशन। अगर कोई गलत कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल एसासिनेट हिम, दैट इज वी विल किल देम और एसासिनेट हिम। समझ में आ रहा चीजें। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन नेशनलिज्म ये वाला आया। तो रिवोल्यूशन नेशनलिज्म देखोगे ना, ये 3 पार्ट में लाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में आया, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आया। वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में आया, 3 फेज में आया। समझ में आया वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 आप लोग को चल रहा था कब से कब तक, 1914 से लेके 1918 तक, 1914 से लेके 1918 तक चल रहा था आपका वर्ल्ड वॉर 1। तो इसी टाइम में देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे इसको। हाँ, जो हम लोग का प्रीलिम्स में आने वाला है हम उसी को पढ़ेंगे। हम लोग अभी मेंस के लिए नहीं कर रहे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे, क्रैश कोर्स का है, तो उसी हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो आपका रिवोल्यूशनरिज्म। तो रिवोल्यूशनरिज्म जो बंगाल में आया था वर्ल्ड वॉर 1 के पहले, तो उसमें पहले क्या लिखा हुआ है, कलकत्ता अनुशीलन समिति। कलकत्ता अनुशीलन समिति यह आया था 1902 में एस्टेब्लिश किया गया था। किन्होंने किया था, जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने किया था, प्रमोद मित्रा और बारिंदर घोष तीनों ने किया था। इन्होंने एक न्यूज़पेपर ये लोग पब्लिश करते थे, न्यूज़पेपर हो गया जो बोल सकते हो, इसका नाम था युगांतर, और ये एग्जाम में आ चुका है। युगांतर न्यूज़पेपर बोल के ये पब्लिश करते थे। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, उसका नाम था युगांतर ग्रुप। युगांतर ग्रुप था एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था। इन्होंने क्या किया, जो दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर जो थे बंगाल के, इन्होंने क्या किया, दैट इज यहाँ पे दे ट्राइड टू किल गवर्नर फुलर ऑफ बंगाल। जो बंगाल के गवर्नर थे फुलर, उनको मारने का कोशिश किया गया था। क्योंकि हमने पढ़ा रिवोल्यूशनरी है ना, तो ये क्या करेंगे, एसासिनेट करेंगे, समझ में, इंडिविजुअल हीरोइज्म करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे युगांतर ग्रुप ने यहाँ पे दे वांटेड ट्राई टू किल गवर्नर फुलर ऑफ बंगाल। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे सेक्रेट सोसाइटी जो स्टार्ट किया था यहाँ पे सचिन सन्याल ने स्टार्ट किया, और रास बिहारी बोस, ये अलग है। रास बिहारी बोस जो है ये अलग है, आपने सुन पढ़ा होगा रास बिहारी घोष। हमने रास बिहारी घोष के बारे में पढ़ा था सूरत स्प्लिट के टाइम में 1907। ये है रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष के बारे में आप बाद में पढ़ोगे। आईएनए के लीडरशिप इनके हाथ में था। इन्होंने किनको दिया, इन्होंने लीडरशिप जो बाद में देते किसको, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। पढ़ोगे इनके बारे में। सचिन सन्याल अगर इनके बारे में आपको पता होगा तो एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं। सचिन सन्याल ने एक बुक लिखा था, ये जो बुक है इसका नाम था बंदी जीवन बोल के इन्होंने एक बुक लिखा था, बंदी जीवन। यहाँ पे तो सचिन सन्याल यहाँ पे और रास बिहारी जो बोस है, इन्होंने क्या किया, दैट इज 1912 को यहाँ पे वाइसरॉय हार्डिंग जो है उनके ऊपर बॉम्ब फेंकना उन्होंने। 1912 को जो सेक्रेट सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था, उन्होंने बॉम्ब फेंका यहाँ पे। वो भी यहाँ पे वाइसरॉय हार्डिंग भी यहाँ पे बच गए थे, यहाँ पे बोला आता है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, इन्होंने क्या किया, किसके ऊपर बॉम्ब फेंका, जॉर्ज किंगफोर्ड के ऊपर बॉम्ब फेंका, और इसको बोला गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मानिकतला कॉन्स्पिरेसी केस। मैंने बोला था ना आप लोगों को, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मानिकतला कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में यहाँ पे अरविंद घोष और यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल को पकड़ा गया था। समझ में, इन दोनों को इन्वॉल्वमेंट था, बोला था कॉन्स्पिरेसी केस में, इनको पकड़ा गया था। और इसी वजह से उन्होंने उनको बोला था कि उनको पता नहीं क्या हुआ, एक दैट इज देवर स्टेड इन, इन्होंने ब्रिटिश लोगों ने एक रात के लिए रखा मे बी। ऊपर से क्या हुआ, उसके बाद बोला था कि इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स ही छोड़ दिया इन्होंने, और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। अरविंदो घोष ने क्या किया, अरविंदो सोसाइटी इंटीग्रल योगा, और बिपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स ने इन्होंने छोड़ दिया था।
डेक्का अनुशीलन समिति। डेक्का अनुशीलन समिति स्टार्ट किए थे पुलिंदास ने 1908 को, और इन्होंने क्या किया, बारहा डेकोती। मैंने क्या बोला था, रिवोल्यूशनरी लोग क्या करेंगे, डेकोती करेंगे, असैसिनेशन करेंगे, वही चीज़ वो मेनली करेंगे। फिर देखो, अगर फिर यहाँ पे डेक्का अनुशीलन समिति हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये वाला चीज मैं जस्ट बोल के जाऊंगा, इतना डिटेल में अभी नहीं कर रहा हूँ। देखो वीकली न्यूज़पेपर बंगाल में जो था ये था संध्या, एक था युगांतर एग्जाम में आ चुका है। काल बोल के यहाँ पे देखो, ये काल बोल के एक वीकली न्यूज़पेपर था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, जो रिवोल्यूशन को पब्लिश करते थे। फिर देखो महाराष्ट्र में सब, और एक है रामोसी पीजेंट फोर्स 1879। ये क्या है, वासुदेव बलवंत फाड़के ने स्टार्ट किया था रामोसी पीजेंट फोर्स। आप लोग पढ़े होंगे शायद रामोसी बोल के मूवमेंट के बारे में। रामोसी लोग महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, रामोसी पीजेंट फोर्स इनको लेके लीड किया था वासुदेव बलवंत फाड़के ने। अभी इतना डिटेल में मत जाओ, अभी प्रीलिम्स के लिए पढ़ो। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर पब्लिश कर दिए महाराष्ट्र से। एक था महाराटा इन इंग्लिश, और दूसरा था दैट इज केसरी किसमें, मराठी में। ये एग्जाम में आ चुका है। चापेकर ब्रदर्स, यहाँ पे देखो 2 चापेकर ब्रदर्स थे, दामोदर और बालकृष्ण। इन्होंने जो प्लेग कमिश्नर जो थे लेफ्टिनेंट रेंड और दैट इज और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट इन 1904, इनको इन्होंने मारा था, जो प्लेग कमिश्नर थे। क्योंकि उस टाइम जो प्लेग आया था ना, प्लेग के टाइम में यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियंस को ले जाकर उन्होंने कैंप में डालना स्टार्ट कर दिया, और कैंप में इनका ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से इसी का रिवेंज लिए थे इन्होंने, कि इंडियंस को इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट किया गया था उस टाइम में, प्लेग के टाइम में। सावरकर उन्होंने क्या किया, मित्र मेला का फाउंड किया 1899 को, और इन्होंने नासिक के जो डीएमए जैक्सन को इन्होंने क्या किया, मारा था, और इसको नासिक कॉन्स्पिरेसी केस बोला जाता है। सावरकर मित्र मेला बोलते हैं इसको। तो सावरकर का जो यहाँ पे मित्र मेला है वो किससे इंस्पायर है, अभिनव भारत से। मित्र मेला को बाद में अभिनव भारत बोला गया। अभिनव भारत मतलब यंग इंडिया। और ये नाम कैसे पड़ा, इन्होंने रखा था ये नाम, जो इटाली के जो मज्जिनी है, यंग इटाली ऑफ मज्जिनी, उससे नाम कॉपी करके रखा था, और इन्होंने नाम दिया था अभिनव भारत, यंग इंडिया बोलते हैं उसको, 1904 में। फिर लाला लाजपत राय और एक रिवोल्यूशनरी लीडर थे। इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, पंजाबी न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। उसमें उन्होंने वायलेंस को सपोर्ट करते कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में वायलेंस करो। यहाँ पे अजीत सिंह क्या पब्लिश करते थे, अंजुमाने मोहिवेशन वतन और भारत माता पब्लिश करते थे। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। मदनलाल धिंगरा, इन्होंने दैट इज ही किल्ड कर्जन वाइल 1909 को। मदनलाल धिंगरा ने कर्जन वाइल को क्या मारा इन्होंने। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज अब्रॉड, इस टाइम में कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इंडिया के बाहर भी चल रहे थे, जैसे हो गया दैट इज रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्प्रेड अब्रॉड ड्यू टू इम्यूनिटी फ्रॉम प्रेस एक्ट। क्योंकि क्या था, इंडिया के अंदर प्रेस सेंसरशिप लगाया गया था। आप ब्रिटिश के अगेंस्ट में कुछ भी लिख नहीं सकते हो, बट ये चीज इंडिया के अंदर था। इंडिया के बाहर बैठ के आप ब्रिटिश के अगेंस्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो वो लोग बाहर बैठ के रिवोल्यूशनरी कर रहे थे। रिवोल्यूशनरी मतलब वो न्यूज़पेपर थ्रू जो ब्रिटिश वायलेंस कर रहे, ब्रिटिश का जो रियल फेस इन लोगों के सामने ला रहे थे, समझ में, थ्रू प्रेस। यहाँ पे तो प्रेस रेस्ट्रिक्शन था, प्रेस सेंसरशिप था, बट बाहर में नहीं था यहाँ पे। फिर देखो सावरकर, यहाँ पे ये आ सकता है श्यामजी किशन वर्मन, इन्होंने क्या किया, इंडियन हाउस का वो इंडिया हाउस बनाया, कहाँ पे, लंदन में। फिर देखो सावरकर, मदनलाल धिंगरा, इन्होंने भी ये इंडियन हाउस में, लंदन हाउस जो थे उसमें थे ये। फिर देखो मैडम बिकाजी कामा ने क्या पब्लिश किया, वंदे मातरम, पेरिस में न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। मैडम बिकाजी कामा वंदे मातरम न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे पेरिस में, जेनेवा। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय पब्लिश करते थे तलवार, कहाँ में, जार्मनी में। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये थे अलग अलग जो रिवोल्यूशनरी जो थे वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जो रिवोल्यूशन थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अभी देखेंगे सूरत स्प्लिट के बाद क्या हुआ। सूरत स्प्लिट के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हुआ, दैट इज एस्टिमेट्स के ऊपर अटैक हुआ। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ। 1911 आपको पता होगा, जो यहाँ पे हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं इसको पहले। देखो यहाँ पे जो बंगाल पार्टीशन है, बंगाल पार्टीशन का जो एनालमेंट है, ये कब हुआ, एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन का विड्रॉ कब कर लिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 1911 को जब यहाँ पे किंग जॉर्ज फाइव का यहाँ पे 1911 को किंग जॉर्ज फाइव का कोरोनेशन सेरेमनी था। किंग जॉर्ज फाइव जो है ब्रिटिश किंग, उनका कोरोनेशन सेरेमनी हो रहा था यहाँ पे। तो किंग जॉर्ज फाइव जब यहाँ पे कोरोनेशन सेरेमनी के लिए आए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी मूवमेंट।
तो उन्होंने सोचा ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये आगे जाके क्या हो सकता है, फिर से 1857 रिवोल्ट जैसा हो सकता है आगे जाके। इट टर्न आउट टू बी ए रिवोल्ट लाइक 1857। इसलिए इन्होंने बोला आप बंगाल पार्टीशन जो किए हो ना उसको वापस विड्रॉ कर दो। तो एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन हो गया था 1911 को, याद रखना 1911 को जो बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 को 16 अक्टूबर, उसको फिर से एनालमेंट कर लिया गया 1911 को, क्योंकि किंग जॉर्ज V आके पहले बात उन्होंने बोला कि बंगाल पार्टीशन खत्म करो। समझ में, एनालमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन, तो ये वाला चीज। तो यहाँ पे देखो तिलक को 1908 होगा, हाँ 1908 को तिलक को सेडिशन चार्जेस के वजह से बाहर भेज दिया गया मंडेला। फिर अरविंदो बिपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया। तो यहाँ पे हमने देखा ये वाला चीज, ये वाला हो गया, स्वदेशी मूवमेंट हो गया। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ लिया। स्वदेशी मूवमेंट 1909 वाला एक्ट ऑफ, ये वाला भी हो गया, ये वाला वर्ल्ड वॉर 1 के पहले ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, इसको भी हमने पढ़ लिए। ये वाला तो हो गया, समझ में आया ना, ये वाला चीजें हो गया, रिवोल्यूशनरी वाला मूवमेंट हो गया। ये वाला चीज, इसको ये वाला ये थोड़ा हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, अभी इसको थोड़ा पढ़ ले। क्या लिखा है, रिवोल्यूशन एक्टिविटी स्प्रेड अब्रॉड। उस टाइम में इंडिया के बाहर जो रिवोल्यूशन एक्टिविटी हो रहे थे उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसको पहले हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ये वाला रिवोल्यूशन एक्टिविटीज इन बार्लिन में जो रिवोल्यूशन एक्टिविटीज हो रहे थे, तो बार्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय क्या कर रहे थे, तलवार बोल के न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे, तलवार बोल के यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे ब्रिटिश ने क्या किया, यहाँ पे एक चीज जस्ट याद रखना, जर्मन ने क्या किया, जर्मन ने एक ज़ीमानब्लेन प्लान बनाया था, ज़ीमानब्लेन जो उनके बोला था कि फॉरेन अफेयर्स के जो वो थे मिनिस्टर फॉरेन, ज़ीमानब्लेन, इन्होंने प्लान किया कि जर्मन, यहाँ पे दो पावर थे ना वर्ल्ड वॉर 1 में, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी था, एलाइड पावर में आपका यूके, ब्रिटेन, यूएसए सब थे। तो यहाँ पे क्या किया, जर्मनी ने बोला कि जो एनिमी जो इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, इनका जो एनिमी ब्रिटिश का जो एनिमी है वो हम लोग का फ्रेंड है। तो उन्होंने क्या किया, ज़ीमानब्लेन प्लान को, तो इन्होंने सोचा कि जो जैसे इंडिया वाज कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश, तो उन्होंने सोचा हम लोग क्यों ना इंडियंस को आर्म्स वेपन्स प्रोवाइड करके उनको सपोर्ट करते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में, क्योंकि जो जर्मनी का जो एनिमी था वो कौन था, इंग्लैंड, ब्रिटेन ही था, ब्रिटिश। तो इन्होंने वही ज़ीमानब्लेन प्लान ने सोचा कि जो हम लोग का कॉमन एनिमी, जैसे जर्मनी का एनिमी है ब्रिटिश और इंडियंस का भी एनिमी है ब्रिटिश, तो उन्होंने सोचा इंडियंस को क्यों ना हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आर्म्स वेपन बेस के। तो उसी की वजह से ज़ीमानब्लेन प्लान बोला गया था, उसी को ज़ीमानब्लेन प्लान बोलते हैं, सिंपल याद रखना। फिर देखो एक प्रोग्राम के बारे में बोला गया, गदर प्रोग्राम। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गदर प्रोग्राम, गदर जो यहाँ पे क्या है, इसको गदर पार्टी था, ये कहाँ पे था, सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसके जो लीडर थे, इसका नाम क्या था, इनका नाम था लाला हरदयाल, एग्जाम में आ चुका है। तो इस टाइम में एक इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट का नाम था कोमागातो मारू शिप इंसिडेंट 1914 को। तो कोमागातो मारू शिप इंसिडेंट क्या है, यहाँ पे कोमागातो मारू शिप इंसिडेंट क्या है, 19 यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कोमागातो मारू शिप इंसिडेंट 1914। तो 1914 को यहाँ पे क्या हुआ, 1914 को अगर एक्सेल में यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, नाइनटीन फोर्टीन को यहाँ पे क्या हुआ, एक शिप था, इसका नाम था कोमागातो मारू। तो कोमागातो मारू जो है शिप था, ये था, इट वाज ए जापानीज शिप, ये था आपका जापानीज शिप था। कोमागातो मारू जो था ये था आपका जापानीज शिप। तो ये कोमागातो मारू जो जापानीज शिप था, ये जा रहा था मेनली आपका सिंगापुर से जा रहा था कनाडा, ये जा रहा था आपका सिंगापुर से जा रहा था कनाडा, याद रखना, सिंगापुर से कनाडा जा रहा था कोमागातो मारू। यहाँ पे क्या हुआ, कनाडा ने में क्या किया, ब्रिटिश ने एक नया इमिग्रेशन पॉलिसी लेके, इमिग्रेशन मतलब जो बाहर से लोग आते हैं, तो वहाँ पे बोला गया कि एशिया से आने वाले लोगों को यहाँ पे अलाउ नहीं करने के लिए, समझ में, जो एशिया से लोग हैं यहाँ पे इनको आने के लिए मना किया गया था। तो यहाँ पे जितने भी जो लोग थे वो थे इंडियन, सिख लोग थे, सिख रिलीजन के लोग थे मैक्सिमम, तो इनको कनाडा में जाने दिया नहीं गया। तो इनको क्या कर दिया गया, बोला गया कि आपका जो शिप है उसको वापस इंडिया लेके चले जाओ। तो कोमागातो जो मारू था, इसको वापस क्या गया, इसको जो कोलकाता में एक पोर्ट है, आपका नाम है इसका, दैट इज बाज पोर्ट बोल के, इसमें इसको फिर से वापस लाया गया।
बाजबाज पोर्ट में इसको फिर से वापस लाया गया। तो जब यहाँ पे इनको उतारा गया तो वहाँ पे टोटल बोला था अराउंड 370 सिख थे। तो 370 सिख में से क्या है, उन्होंने ब्रिटिश के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पे। उसी कॉन्फ्लिक्ट में 22 सिख लोगों का डेथ हुआ था, 22 सिख लोगों का डेथ हुआ था। उसी का रिवेंज लेने वाले थे कौन सा पार्टी, गदर पार्टी उसी का रिवेंज लेने वाले थे। और उसी को बोला जाता है गदराइट, जो बोल सकते हो गदराइट पार्टी या गदर जो पार्टी था उसी ने उसी का रिवेंज लिया था। समझ में आया जिसको, इसी का रिवेंज लिया था, गदराइट वो बोलते हैं इसको। फिर देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, गदर वाला हो गया, समझ में आया। फिर ये वाला हो गया। अभी देखो, अभी हम लोग पढ़ते हैं और एक टॉपिक, इसके बाद ये वाला हो गया, रिवोल्यूशन जो मूवमेंट था ये वाला हो गया। तो अभी इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं ये है आपका जो फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग, इसको पहले पढ़ लेते हैं। ये आपका 1914 से 1918 वाला चल रहा है ना, तो इसमें होम रूल लीग पढ़ते, फिर हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। होम रूल लीग अगर देखोगे तो यहाँ पे होम रूल लीग, दो होम रूल लाया गया था। एक था बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग और दूसरा था यहाँ पे दैट इज एनी बेसेंट का होम रूल लीग। दो होम रूल लीग लाया गया था, जो प्रीलिम्स में आ सकता है, मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ, तो तिलक का जो ये होम रूल लीग लाया गया था, ये मेनली लाया कहाँ पे लाया गया था, महाराष्ट्र, कौन सा जगह में, बेलगांव महाराष्ट्र में लाया गया था तिलक का जो होम रूल लाया था वो लाया गया था अप्रैल में लाया गया था। और एनी बेसेंट का जो लाया गया था वो लाया गया था मद्रास में लाया, फर्स्ट वो किया गया था, होम रूल फॉर्म किया गया था। और ये लाया गया था सितंबर मंथ में लाया गया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, तिलक और एनी बेसेंट। तो तिलक के अगर देखोगे, तिलक के ज्यादा ब्रांचेस नहीं थे, 6 ब्रांचेस थे टोटल बोला जाता है। एनी बेसेंट के टोटल 200 प्लस ब्रांचेस थे। एनी बेसेंट के जो यहाँ पे होम रूल लिखता है उसमें 200 प्लस ब्रांचेस थे। तिलक देखो यहाँ पे तिलक क्या डिमांड कर रहे थे। तिलक का जो यहाँ पे देखोगे जो चेयरपर्सन कौन थे, लिखा हुआ है जोसेफ बाप्टिस्ट वाज द चेयरपर्सन ऑफ तिलक के जो चेयरपर्सन उनका नाम था जोसेफ बाप्टिस्ट वाज द चेयरपर्सन। तिलक का डिमांड क्या था, तिलक का डिमांड था डिमांड ऑफ स्वराज्य, डोमिनियन वाला बात। फिर इन्होंने बोला लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट बनना चाहिए, जैसे आसाम में आसामीज, महाराष्ट्र में मराठी, ऐसा टाइप में, वही जिसके बारे में बोला। एजुकेशन इन द वर्नाकुलर लैंग्वेज, इन्होंने बोला कि जो लोकल लैंग्वेज है आसामीज, बंगाली, बोडो, उसमें क्या होना चाहिए, दैट इज एजुकेशन देना चाहिए। और इन्होंने बोला नो मास पॉलिटिक्स, ये मास पॉलिटिक्स के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते थे। तो ये वाला हो गया, दैट इज होम रूल लीग ऑफ तिलक का होम रूल लीग था। और दूसरा जो था वो था आपका एनी बेसेंट का होम रूल लीग, ये 1916 को सितंबर 1916 को बनाया गया, कहाँ पे, मद्रास में। 1916 को मद्रास में बनाया गया था। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो ये देखो 200 ब्रांचेस थे यहाँ पे, इनके जो लीडर्स थे देखो, इनका ये वाला आ सकता है, 200 ब्रांचेस थे। इनका चेयरपर्सन का नाम क्या था, इनका चेयरपर्सन का नाम था दैट इज जॉर्ज ओरुंडेल वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन थे, जॉर्ज ओरुंडेल वाज द ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। देखो ये चीज अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ सकता है, जो होम रूल लीग था, होम रूल लीग के अंडर में इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम चलाया, जैसे इन्होंने फोकस किया किसके ऊपर, सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज के ऊपर फोकस किया, पॉलिटिकल एजुकेशन, डिस्कशन थ्रू मीटिंग, ऑर्गेनाइजिंग लाइब्रेरी सेटअप किया, कॉन्फ्रेंस बुलाया गया यहाँ पे, फिर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस फॉर क्या लिखा है आपका, फॉर स्टूडेंट पॉलिटिक्स, यहाँ पे इस चीज के बारे में बोला गया यहाँ पे। फिर देखो, फिर अगर देखेंगे होम रूल लीग, हाँ ये हो गया होम रूल लीग। होम रूल लीग अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे ना, होम रूल लीग आया कैसे, इसको मेनली लाया गया था, उस टाइम चल रहा था इरिश, आयरलैंड में चल रहा था इरिश होम रूल लीग, आयरलैंड में इरिश होम रूल लाया गया था। उसी के कॉन्टेम्पररी देखोगे इंडिया में भी क्या लाया गया था, होम रूल लीग लाया गया था। इरिश होम रूल लीग चल रहा था, उसी के कॉन्टेम्पररी इंडिया में भी होम रूल लीग लाया गया था। देखो ऑल ऑफ ए सडन होम रूल लीग अगर देखोगे ना, होम रूल लीग का अगर देखोगे, होम रूल लीग जो एक टाइम में ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बना रहा था, होम रूल लीग अचानक कैसे खत्म हो गया। होम रूल लीग देखो यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक को हमने देखा, इनको जेल में भेजा गया था
1908 को ये 6 साल जेल में थे। तो ये निकल के आए थे कब? 1914 को। इनको 1914 को बाल गंगाधर तिलक को छोड़ दिया गया था। क्योंकि यहाँ पे क्यों छोड़ा गया था पता है? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 1914 से 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। 1914 से 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। और इसी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में 1914 से 1918 तक ब्रिटिश को सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का। ब्रिटिश के पास अपने उतने आर्मी नहीं थे, ब्रिटिश को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट। तो इंडियंस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को यहाँ पे ब्रिटिश अरेस्ट कर चुके थे, यहाँ पे सेडिशन का चार्जेस लगाया, अलग अलग चार्जेस लगा के। तो यहाँ पे 1940 से 1918 तक, ये जो 1914 के टाइम में बहुत सारे इंडियंस को रिलीज कर दिया गया था जेल से। पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे ना, उनको जेल से छोड़ दिया गया था। तो उसमें से एक कौन थे? 1914 को छोड़ने वाले जो थे, एक बाल गंगाधर तिलक भी थे। तो तिलक निकल के आके 1916 को उन्होंने होम रूल लीग का स्थापना किया था। 1916 को यहाँ पे। तो फिर देखो, फिर अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो होम रूल लीग जो है अचानक कैसे खत्म हो गया। होम रूल लीग जो था उसमें वो कैसे खत्म हो गया? तो होम रूल लीग का अगर देखोगे एग्जाम में पूछ सकते हैं कैसे खत्म हो गया। डिटेंशन ऑफ एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को डिटेन कर लिया गया। एनी बेसेंट को डिटेन कर लिया गया और डिटेन करने के बाद बोला आता है कि एनी बेसेंट जब निकल के आए, उनको डिटेंशन कर लिया गया था। उसके बाद जब निकल के आए, उन्होंने भी होम रूल को छोड़ दिया था वहां पे। तिलक वेंट अब्रॉड फॉर ए केस। तिलक उस टाइम बाहर चले गए थे, क्योंकि देखो तिलक को उस टाइम में there's a person, his name was Valentine Chirul। Valentine Chirul ने क्या बोला? इन्होंने बोला कि तिलक was the father of India's unrest। इन्होंने बोला इंडिया का जो अनरेस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। वेलेंटाइन चिरुल ने बोला तिलक was the फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। वेलेंटाइन चिरुल ने यहाँ पे डिफेम किया तिलक को, इसीलिए तिलक ने क्या किया, एब्रोड चले गए उनके अगेंस्ट में केस करने के लिए। तिलक इनको एब्रोड चले गए और तिलक को बोला भी गया था, तिलक को बोला गया था आप क्या नहीं कर सकते हो, आप पंजाब, समझ में, आप दिल्ली और जो पंजाब, मेनली बोला था पंजाब में बोला गया था, ब्रिटिश ने बोला था कि पंजाब के अंदर तिलक नहीं घुस सकते। समझ में, तिलक पंजाब और दिल्ली में नहीं घुस सकते। बट उस टाइम तिलक थे भी नहीं ना, तिलक उस टाइम बाहर चले गए थे ऑलरेडी एक केस फाइट करने के लिए, क्योंकि वेलेंटाइन चिरुल ने उनको डिफॉर्म किया था, बोला था कि तिलक इज द फादर ऑफ इंडियाज अनरेस्ट। तो ये वाला रीजन, तो ये डिटेंशन ऑफ एनिवेशन का डिसीजन हो गया, तिलक चले गए बाहर। और फिर देखो आता है आपका होम रूल लीग खत्म होने के बाद 1916 को। तो 1916 को यहाँ पे क्या आता है उसको पहले देख लेते हैं। तो 1916 को यहाँ पे आपका होता है लखनऊ सेशन। 1916 को यहाँ पे आपका होता है लखनऊ सेशन। कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे लखनऊ सेशन। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम क्या था? अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 वाला जो लखनऊ सेशन था, यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज हमने पढ़ा था 1907 को सूरत स्प्लिट हो चुका था। सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 को। इसी सूरत स्प्लिट में क्या हुआ, आपका आईएनसी के जो मॉडरेट है और एक्सट्रीमिस्ट, जो मेनली एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया था, कैरोट स्टिक पॉलिसी, एक्सट्रीमिस्ट को निकाल दिया गया था। इसी में 1916 को क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें होगा, मैं सिंपल से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, आईएनसी के अंदर फिर से देखोगे यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आके ज्वाइन करेंगे मॉडरेट्स को, आके ज्वाइन करेंगे। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? मेनली बोला जाता है कि मॉडरेट के जो इंपॉर्टेंट लीडर थे, जो मेनली रोक रहे थे एक्सट्रीमिस्ट को, फिरोज शाह मेहता हो गया, दादा भाई नारोजी हो गया, उस टाइम तक उन लोगों का डेथ हो चुका था। इसी वजह से कोई एक्सट्रीमिस्ट को रोका नहीं। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट क्या हो गए, फिर से एक साथ आ गए। इसमें और एक चीज अच्छा क्या हुआ, इसमें मुस्लिम लीग और आईएनसी भी एक साथ आ गए। ये भी एक साथ आ गए। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी यहाँ पे एक साथ आ गए। समझ में चीजें, एक्सट्रीमिस्ट भी मॉडरेट एक साथ आ गए और मुस्लिम लीग और आईएनसी भी एक साथ आ गए। इसीलिए लखनऊ को क्या बोला जाता है, लखनऊ में क्या हुआ, इट इज कॉल्ड एज लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है। लखनऊ में पैक्ट साइन किया गया और लखनऊ पैक्ट के अंदर यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स अगेन केम टुगेदर एंड मुस्लिम लीग और यहाँ पे आईएनसी, यहाँ पे भी क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम इंडिया देखने को मिला था। यहाँ पे मुस्लिम लीग इन्होंने आके आईएनसी क्यों ज्वाइन किया? देखो मुस्लिम लीग को क्या हुआ था यहाँ पे 1911
1905 को तो बंगाल पार्टीशन किया गया था, तब इन्होंने सपोर्ट किया था, बट बंगाल पार्टीशन को 1911 में फिर से विड्रॉ कर दिया गया, तो इसलिए मुस्लिम पीपल दे फील चीटेड। समझ में आती थी। फिर देखो इन्होंने बोला था कि आप लोग का जो कैपिटल है इसको हम लोग क्या करेंगे, ढाका 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 यहाँ पे कैपिटल बनाया गया था। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1911 को आपको याद रखना, 1911 में इन्होंने क्या किया था, इससे पहले इन्होंने कैपिटल था कहाँ पे, कलकत्ता। 1911 में इन्होंने कलकत्ता से कैपिटल को शिफ्ट किया गया था कहाँ पे, दिल्ली को, दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था 1911 को, याद रखना 1911 को कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे मेनली मुस्लिम लोगों को थोड़ा क्या करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए इन्होंने बोला कि आप लोग का मुगल के टाइम में दिल्ली कैपिटल हुआ करता था, दिल्ली सुल्तानत मुगल के टाइम में भी देखोगे, तो इन्होंने हमने इसलिए दिल्ली में अपना कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। बट फिर भी यहाँ पे मुस्लिम लीग ने आईएनसी को आके ज्वाइन क्यों किया और क्यों ब्रिटिश के ऊपर एक साथ मिलकर प्रेशर बनाना चाहते थे, क्योंकि उस टाइम में चल रहा था 1914 से चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1, 1914 से लेके 1918 तक। तो अगर देखोगे ये जो वर्ल्ड वॉर 1 था, अगर आप लोग देखोगे वर्ल्ड वॉर 1, तो यहाँ पे चल रहा था आपका वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1। तो यहाँ पे आप लोग का दो पावर थे, एक थे एक्सिस पावर और दूसरे थे एलाइड पावर। एक थे आपका एक्सिस पावर और दूसरे थे आपका एलाइड पावर, एक्सिस पावर और एलाइड पावर। तो एक्सिस पावर में अगर देखोगे तो यहाँ पे था जर्मनी हो गया, फिर था आपका ओटोमन ताक्स बोल सकते हो, टर्की जो है ना, ताक्स यहाँ पे था। फिर एलाइड पावर में यहाँ पे ब्रिटेन था, यूएसए था, रशिया था, पढ़ोगे आप लोग, जापान इस तरफ था, मगर अब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान इस तरफ आ जाएगा, समझ में। तो ओटोमन ताक्स था यहाँ पे। ओटोमन ताक्स इंपॉर्टेंट क्यों था, यहाँ पे ओटोमन ताक्स जो था ना, यहाँ पे बोला जाता है ओटोमन ताक्स जो था, यहाँ पे कैलिफ ओटोमन ताक्स से बिलोंग करते थे। दैट इज जो कैलिफ है, इट इज द बोला था सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन जो इस्लाम में है वो कैलिफ है। प्रोफेट मोहम्मद के बाद कैलिफ को हाईएस्ट पोजीशन दिया गया था। तो यहाँ पे कैलिफ बिलोंग करते थे ओटोमन ताक्स से। तो एलाइड पावर किसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा था, ओटोमन ताक्स के, जैसे कैलिफ के अगेंस्ट में। इसलिए मुस्लिम जो पॉपुलेशन है देखोगे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आके किसको सपोर्ट किया, इन्होंने आके आईएनसी को ज्वाइन कर लिया, बोला कि दोनों मिलके ब्रिटिश के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग एंड आईएनसी दे केम टुगेदर, यहाँ पे दोनों एक साथ आ गए थे, समझ में आया। तो 1916 वाला जो सेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए, और जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी जो थे वो भी यहाँ पे एक साथ आ गए थे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसी टाइम अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़ना है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे गांधी जी के बारे में, यहाँ पे हम लोग को गांधी जी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ते, तो गांधी जी जो यहाँ पे पढ़ोगे, दैट इज हिज फादर। गांधी जी के जो फादर है वो क्या थे, ही वाज ए मिनिस्टर इन कथियार स्टेट। इनके जो फादर थे वो मिनिस्टर थे, कहाँ, कौन से जगह से, कथियार जो है वहां से ये मिनिस्टर, दैट इज ही वाज ए मिनिस्टर। गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने ही डिड हिज लॉ फ्रॉम लंदन, उन्होंने अपना लॉ लंदन से पूरा किया, इसलिए उनको क्या बोला था, बैरिस्टर भी थे वो। फिर क्या हुआ, उन्होंने अफ्रीका चले गए। अफ्रीका क्यों चले गए, उनको दैट इज टू फाइट अगेंस्ट केस ऑफ हिज क्लाइंट, क्या नाम था, दादा अब्दुल्ला ने उन्होंने उनको बुलाया कि एक केस के लिए अफ्रीका चले गए। जब अफ्रीका उन्होंने गए, तो अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहाँ का लोगों का कंडीशन, जो मेनली इंडियंस को वहाँ पे लाया गया था, जैसे इंडियन आप बोल सकते हो एज ए लेबर यहाँ के लोगों को अफ्रीका में लेके गए थे। तो यहाँ पे उनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा था, इनके ऊपर अलग अलग लॉ लगाया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, अलग अलग इनको एक्सप्लोर किया जा रहा था, समझ। तो यहाँ पे अफ्रीका जाने के बाद दैट इज गांधी ने सोचा कि मैं क्या करूंगा, इनके लिए फाइट करूंगा, जो इंडियंस वहाँ पे है उनके लिए यहाँ पे उन्होंने फाइट करने का सोचा। तो मेनली उस टाइम में क्या था, कुछ इमोरल लॉ लेके आ रहे थे, जो इंडियंस के अगेंस्ट में कुछ इमोरल लॉ लेके आए थे। और यहाँ पे देखो, अगर देखोगे तो कुछ इमोरल लॉ जो थे क्या क्या थे, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे
देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, गांधी जी ने अफ्रीका में क्या किया, दैट इज जो अपना जो यहाँ पे इन्होंने दो फेज में जो अपना मूवमेंट जो है उसको स्टार्ट किया। एक है मॉडरेट फेज हो गया आपका 1894 से लेकर 1904। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया प्रेयर और पिटिशन के ऊपर कि मैं प्रेयर और पिटिशन के थ्रू यहाँ पे अचीव करने का कोशिश करूंगा। जैसे हम लोग का भी मॉडरेट फेज था आईएनसी में। फिर यहाँ पे जो सेकंड था पैसिव रेजिस्टेंट फेज इन्होंने 1906 से लेकर 1940 तक फॉलो किया। पैसिव रेजिस्टेंट फेज जिसको हम लोग बोलते हैं सत्याग्रह भी बोलते हैं। पैसिव रेजिस्टेंट सत्याग्रह भी बोला जाता है, जैसे हो गया इसमें सत्याग्रह भी बोला जाता है इसमें। तो अगर यहाँ पे देखो सत्याग्रह भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इसी के अंडर में जो यहाँ पे इन्होंने क्या स्टार्ट किया, यहाँ पे नटाल इंडियन कांग्रेस स्टार्ट किया। कहाँ पे, दैट इज मॉडरेट फेज के अंदर जो पहला वाला फेज है, मॉडरेट फेज के अंदर प्रेयर और पिटिशन। मॉडरेट फेज के अंदर नटाल इंडियन कांग्रेस स्टार्ट किया। कहाँ पे, दैट इज अफ्रीका पे। और इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया, क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, जो यहाँ पे पब्लिश किया। और एक चीज याद रखना, इंडियन मिरर जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने पब्लिश किया था। बट क्या हुआ, मॉडरेट फेज में उतना अचीव वो कर नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पैसिव रेजिस्टेंट वाला फेज स्टार्ट किया जो 1906 से 1914 तक चला। सत्याग्रह बोलते हैं उसको, पैसिव रेजिस्टेंट फेज के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सीडीएम, ये उसी के अंदर में आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट, ये भी पैसिव रेजिस्टेंट फेज के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे देखो पैसिव रेजिस्टेंट फेज जो था, यहाँ पे देखो पैसिव रेजिस्टेंट फेज, देखो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे दो लाया गया था। एक था दैट इज सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट और दूसरा था आपका नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, आप ब्रिटिश अगर आपको कोऑपरेट करने के लिए बोले तो आप उनके साथ कोऑपरेट ही मत करो। नॉन कोऑपरेशन, वो आपसे टैक्स मांग रहे, आप उनको टैक्स डिमांड मत करो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, दैट इज डिसओबे मतलब होता है आप मानो मत। तो अगर इफ देयर इज एनी इमोरल लॉ, दैट इज डिसओबे द इमोरल लॉ, अगर कोई भी इमोरल लॉ है तो आप उसको डिसओबे करो, मानो ही मत। समझ में आती, इसी के बारे में बोला गया था। इसलिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी देखो उस टाइम में कुछ एट्रोसियस लॉ थे, एट्रोसियस लॉ जो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, साउथ अफ्रीका में लेके आए थे। एक हो गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लॉ, पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लॉ। इसमें क्या था, इंडियंस को अपना जो सर्टिफिकेट है हमेशा कैरी करना पड़ता था। इंडियंस को अपना सर्टिफिकेट को ऑल द टाइम खुद के साथ कैरी करना पड़ता था। अगर बाई चांस उनको सर्टिफिकेट नहीं होता था तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता था फिर से इंडिया में। पोल टैक्स, सेकंड हो गया पोल टैक्स, जो टैक्स है ब्रिटिश को देना पड़ता था, जो उनका 1/4 सैलरी, उनका सैलरी का 1/4 ब्रिटिश को देना पड़ता था एज ए टैक्स। तो इंडियन से वो पोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। फिर इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज, अगर कोई मैरिज अगर जो क्रिश्चियन के नियम से अगर नहीं हो, इफ द मैरिज नॉट कंज्यूम इन क्रिश्चियन सेरेमनीज और रजिस्टर किया नहीं जाता है, क्रिश्चियन के सेरेमनी के हिसाब से रजिस्टर किया नहीं जाता है, तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसको वैलिड नहीं मानेंगे। समझ में? तो क्रिश्चियन के सेरेमनी के हिसाब से आपको मैरिज करना पड़ेगा, वो चीज बोला गया। इसलिए गांधी जी ने स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया ये लॉ के अगेंस्ट में। उन्होंने क्या किया, टोल्स्टॉय फार्म बनाया था सत्याग्रही को रहने के लिए, टोल्स्टॉय फार्म बनाया था। इसके बाद ब्रिटिश के ऊपर उन्होंने प्रेशर बनाया। फिर लास्ट में आके ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश ने आके दैट इज यहाँ पे दैट इज इन्होंने जो कुछ राइट्स, जो ये जो लॉ है, इमोरल लॉ है, इसको विड्रॉ कर दिया और इंडियंस को कुछ राइट दिए। समझ में? इंडियंस को कुछ राइट दिए गए थे यहाँ पे। तो फिर देखो यहाँ पे गांधी जी 1915 का 9 जनवरी, 1915 का जो 9 जनवरी है, इसी टाइम गांधी जी वापस इंडिया आ गए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारत दिवस। इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारत दिवस, एनआरआई डे भी बोलते हैं इसको। इसी को हम लोग एनआरआई डे भी बोलते हैं, प्रवासी भारत दिवस और एनआरआई डे भी बोलते हैं। 1915 को गांधी जी जब आए 1915 को, तब यहाँ पे आईएनसी ये ऑलरेडी इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुके थे। तो आईएनसी ने बोला कि आप क्या करो, आप आके आईएनसी ज्वाइन कर लो। आईएनसी ने गांधी जी को बोला, पर गांधी जी ने बोला कि ठीक है, अभी मैं कोई आईएनसी ज्वाइन नहीं करूंगा, पहले क्या करूंगा, आई विल हैव ए टूर ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 1 साल के लिए, 1-2 साल तक मैं पूरा इंडिया का टूर करूंगा। इफ आई फाइंड द पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट माई आइडियोलॉजी, अगर लोग रेडी है मेरे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी जाके मैं क्या करूंगा, तभी जाके मैं आईएनसी ज्वाइन करूंगा। मतलब उनका आइडियोलॉजी हो गया नॉन वायलेंस। अगर लोग रेडी है नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, तभी जाके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दैट इज मैं आईएनसी का पार्ट होगा। तो उसी टाइम में अगर देखोगे 1915 के टाइम में अगर देखोगे, एक सेकंड,
तो यहाँ पे देखो 1915 में आए थे, इन्होंने आईएनसी ज्वाइन नहीं किया। फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद 3 सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। गांधी जी ने यहाँ पे 3 सत्याग्रह का लॉन्च किया गया था। तो ये 3 सत्याग्रह क्या क्या था, तो ये CAK यहाँ पे, तो केक से याद रखना। सबसे पहला जो था इसका नाम था चंपारण, सबसे पहला जो था इसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। सेकंड जो था इसका नाम था अहमदाबाद मिल, सेकंड का नाम था आपका अहमदाबाद मिल। और तीसरा जो था इसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। समझ में आया? सबसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल, और तीसरा हो गया खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर एक सेकंड में दिखाया था ये वाला चीज देखो। यहाँ पे देखो तो देखो गांधी जी यहाँ आने के बाद गांधी जी ने लॉन्च किया, यहाँ पे गांधी जी ने 3 सत्याग्रह लॉन्च किया, 3 सत्याग्रह लॉन्च किया। एक हो गया चंपारण, दूसरा हो गया यहाँ पे अहमदाबाद मिल, चंपारण हो गया, अहमदाबाद मिल हो गया, और तीसरा हो गया आपका खेड़ा। तो देखो यहाँ पे चंपारण, यहाँ पे इसको कैसे याद रखोगे, मैंने अभी बोला था आपको, केक से चंपारण, C फॉर चंपारण, A फॉर अहमदाबाद मिल, K फॉर खेड़ा। तो चंपारण देखोगे ये कब हुआ था, 1917 को। तो यहाँ पे क्या था, चंपारण सत्याग्रह टाइम में यहाँ पे एक फार्मर था, चंपारण जो बिहार में है, चंपारण बिहार में, यहाँ पे एक फार्मर थे, इनका नाम था राजकुमार शुक्ला ने यहाँ पे गांधी जी को बुलाया, क्योंकि यहाँ पे चंपारण बिहार में एक सिस्टम चल रहा था, इसका नाम था तीन काठिया सिस्टम। यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा था, इसका नाम था 3 काठिया सिस्टम। तो 3 काठिया सिस्टम यहाँ पे क्या था, बोला गया था एवरी 1 बीघा ऑफ लैंड, एवरी जो 1 बीघा लैंड होगा, 1 बीघा माटी में, यहाँ पे 3 काठा उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 काठा लैंड में इनको इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, इन लोगों को इंडिगो का कल्टीवेशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी बोला गया था, यहाँ पे मैंडेटरी बोला गया था। तो यहाँ पे बोला गया कि दैट इज राजकुमार शुक्ला जो फार्मर, इन्होंने गांधी जी को बुलाया कि यहाँ पे 3 काठी सिस्टम चल रहा है, इसको एबोलिश करने, खत्म करने के लिए। यहाँ पे क्या था कि एवरी 1 बीघा लैंड में 3 काठा का इंडिगो कल्टीवेशन किया जा रहा था। तो जब यहाँ पे गांधी जी आए, गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि आप क्या करो, आप यहाँ पे दैट इज यहाँ पे इन्होंने बोला टू लॉन्च CDM, और गांधी जी ने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे CDM लॉन्च किया इंडिया में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब होता है दैट इज डिसोबे द लॉज व्हिच आर इमोरल। समझ में? यहाँ पे बोला गया था जो इमोरल है उसको डिसोबे करो। चंपारण में इन्होंने फर्स्ट CDM लॉन्च किया। CDM मतलब सिविल डिसोबे मूवमेंट बोल सकते हो, मतलब पैसिव रेजिस्टेंस, डिसोबे द लॉज व्हिच आर इमोरल इन नेचर। ये इमोरल है 3 काठी सिस्टम, तो इन्होंने बोला आप इसको मानो ही मत, तो फर्स्ट CDM लॉन्च किया। तो जो CDM लॉन्च किया, ब्रिटिश को प्रेशर बना, ब्रिटिश में लास्ट में आके 3 काठी सिस्टम को इनको एबोलिश करना पड़ा। तो गांधी जी वो सक्सेसफुल इन इज फर्स्ट जो इन्होंने स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया था, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए थे। तो यहाँ पे गांधी जी के साथ में जो थे, आप याद रखना, इट इज यहाँ पे गांधी जी के साथ में जो थे, ये थे राजेंद्र प्रसाद ने भी यहाँ पे गांधी जी के साथ ज्वाइन किए थे, राजेंद्र प्रसाद। अहमदाबाद मिल अगर देखोगे, ये है आपका मार्च 1918 को हुआ था अहमदाबाद मिल।
तो ये अहमदाबाद में एक मिल था। तो अहमदाबाद मिल जब ये था, वहाँ पे एक क्या आया हुआ था, प्लेग आया हुआ था, प्लेग आया हुआ था। तो प्लेग के टाइम में बोला गया था कि जो प्लेग के टाइम में काम कर रहे हैं जो यहाँ पे, उनको बोला गया था कि आप लोगों को आफ्टर द प्लेग आप लोगों को 35% का बोनस दिया जाएगा, 35% का बोनस दिया जाएगा, 35%। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, प्लेग खत्म होने के बाद जो मिल के वर्कर्स है उनको 35% का बोनस नहीं दिया मिल के ओनर ने। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी जो मिल वर्कर्स के साथ यहाँ पे हंगर स्ट्राइक में बैठ गए और फिर लास्ट में जाके यहाँ पे मिल ओनर को अब डिमांड को फुलफिल करना पड़ा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेकंड अहमदाबाद मिल वाला जो, उसमें भी गांधी जी सक्सेसफुल हो गए। थर्ड जो है यहाँ पे है, इसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। इसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में यहाँ में क्या हुआ, ये हुआ था आप लोगों का मार्च हो गया, ये हो गया आपका अगस्त 1918 को, अगस्त 1918 को खेड़ा, जो खेड़ा बोल के जो जगह है, खेड़ा प्रोविंस। तो यहाँ पे क्या है, खेड़ा आप लोग का पड़ता है गुजरात में, खेड़ा। तो खेड़ा बोल के जो प्रोविंस है यहाँ पे, तो खेड़ा में क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया था अगर आप लोग का जो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर 1/4 से कम होगा, इफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज लेस देन 1/4, अगर आपका प्रोडक्शन अगर 1/4 से कम होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को टैक्स रेमिशन दे देंगे, आपको लगान देने का जरूरत नहीं है, समझ में ना, रेवेन्यू देने का जरूरत नहीं है, तो आपको टैक्स रेमिशन मिलेगा, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो खेड़ा जो जगह था वहां पे क्या हुआ था, 1/4 से कम क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था, जो प्रोडक्शन 1/4 से कम हुआ था। बट इनको बोला गया था कि आपको रेमिशन दिया जाएगा, बट इनको रेमिशन दिया नहीं गया, समझा, रेमिशन देने का बात बोला गया था बट रेमिशन दिया नहीं गया। तो इसी वजह से यहाँ पे गांधी जी ने आके इसको ज्वाइन किया और यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे आप लोग क्या करो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करो। नॉन कोऑपरेशन मतलब हो गया कि आप वो लोग जो मांग रहे हैं आप उनको दो मत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेटिव मत करो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे लॉन्च किया गया था यहाँ पे। और खेड़ा सत्याग्रह टाइम में गांधी जी के साथ में जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी यहाँ पे क्या हुआ, गांधी जी अपने जो फर्स्ट देखोगे तो यहाँ पे ही वॉज वेरी सक्सेसफुल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे गांधी जी सत्याग्रह के टाइम में। तो ये वाला चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो एक चीज ध्यान रखना, जो खेड़ा के टाइम में यहाँ पे गांधी जी ने क्या बोला, खेड़ा के टाइम में गांधी जी ने बोला कि कॉपरेट मत करो, वो लोग जो टैक्स देने बोल रहे उसको कॉपरेट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फर्स्ट वो किया गया था गांधी जी को खेड़ा के टाइम में। तो यहाँ पे चीज याद रखना, बाय द टाइम ऑफ गांधी जी 1980 के टाइम में, 1918 में गांधी जी ने भी क्या किया, गांधी जी ने आके आईएनसी ज्वाइन कर लिया, गांधी जी ने भी आके आईएनसी ज्वाइन कर लिया बाय द टाइम ऑफ 1918। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1918 आते आते गांधी जी ने भी आईएनसी ज्वाइन कर लिया। गांधी जी को लगा कि लोग अभी शायद रेडी हो गए मेरे आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए। तो बाय द टाइम ऑफ 1918 गांधी जी ने भी यहाँ क्या, दैट इज इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, किसको, इन्होंने ज्वाइन कर लिया, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो आज यहाँ तक ही करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसको पूरा खत्म कर लेंगे। 1918 तक हम लोग का हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 1918 के बाद वाला को सेशन को हम लोग खत्म कर लेंगे इसको।